ईरान। जो दुनिया के टॉप 5 ऑयल रिजर्व कंट्रीज में आता है, आज अपनी रिसोर्सेज को बचाने के लिए दुनिया की सुपर पावर कंट्री अमेरिका के साथ लड़ रहा है। Iran has been saying death to America, death to Israel. कई सारी सैंक्शंस और आइसोलेशन के बावजूद भी अमेरिका के सामने खड़ा है Donald Trump's attempt to destroy the country's oil industry. और हर वक्त अमेरिका की एक धमकी पर ईरान अमेरिका को दो धमकियां दे रहा है। یک حرکت درست منطقی قانونی بین المللی بود و حق با ईरान فلسطین. जब ये धमकियां दे रहा है तो क्या ईरान के पास सुपर पावर अमेरिका के मुकाबले के वेपन्स है या ईरान कुछ और बड़ा करने जा रहा है? Remember, Iran cannot have a nuclear weapon. अगर हम दुनिया के टॉप 5 या टॉप 10 ऑयल रिजर्व कंट्रीज का लिस्ट देखें तो मिडिल ईस्ट की 3 कंट्रीज इसी लिस्ट में आती है, ईरान, इराक और सऊदी अरेबिया। अगर आप मिडिल ईस्ट की मैप को देखें तो मिडिल ईस्ट की ये 3 कंट्रीज एरिया के हिसाब से बहुत छोटे हैं, लेकिन पूरी दुनिया का ऑयल कंट्रोल यहाँ से होता है। इसी तरह अगर आप देखें तो दुनिया के टॉप न्यूक्लियर वॉरहेड्स अमेरिका, रशिया, यूके, फ्रांस, चाइना, इंडिया और पाकिस्तान है। लेकिन अगर आप गौर करें तो मिडिल ईस्ट की किसी भी ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री का नाम इसी लिस्ट में शामिल नहीं है और ना ही दुनिया ये कभी होने देंगे। बट पास में ईरान के साथ कुछ इस तरह हुआ है कि जिसकी वजह से मिडिल ईस्ट में ईरान अपने रेपुटेशन को सुपीरियर रखने के लिए ईरान कुछ बड़ा करने जा रहा है। एक तो ईरान में सबसे पहले किंग के खिलाफ रजीम हुआ और फिर उस रजीम इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद ईरान और इराक के दरमियान 8 साल तक जंग रहा, जिसके बाद ईरान ने काफी हद तक नुकसान उठाई। तो अब आप ये कहेंगे कि ईरान जो बड़ा करने जा रहा है क्या वो न्यूक्लियर बॉम्ब है? हाँ, कुछ पॉसिबिलिटीज है, लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ी जियो पॉलिटिक्स चल रही है। क्योंकि जब तक इसराइल के पास न्यूक्लियर वेपन्स है तो इसराइल मिडिल ईस्ट में खुद को बहुत डोमिनेंट समझता है, और जब तक इसराइल मिडिल ईस्ट में डोमिनेंट है तो अमेरिका भी अपनी मर्जी चलाता रहेगा और अमेरिका का पूरी हद तक कंट्रोल रहेगा। लेकिन चाइना और रशिया बिल्कुल भी नहीं चाहते कि अमेरिका अकेला मिडिल ईस्ट को चलाता रहे, इसलिए चाइना और रशिया धीरे धीरे ईरान को सपोर्ट कर रहे हैं ताकि ईरान मुकम्मल तौर पर स्ट्रांग हो, और खास तौर पर न्यूक्लियर डिटरेंस के जरिए। आपको न्यूक्लियर डिटरेंस का कॉन्सेप्ट मालूम होगा, इस वजह से न्यूक्लियर कंट्रीज आपस में डायरेक्ट वॉर नहीं कर सकते, और ना ही आज तक आपने किसी भी 2 न्यूक्लियर कंट्रीज को जंग में डायरेक्ट उतरते देखा है। मतलब कि अगर कोई भी 2 कंट्रीज के दरमियान क्लैशेस है और वो दोनों कंट्रीज न्यूक्लियर पावर है तो वो सीधा एक दूसरे के साथ वॉर नहीं कर सकते। तो अगर ईरान के साथ भी न्यूक्लियर पावर आ जाए तो ये सारा का सारा गेम पावर बैलेंस हो जाएगा। फिर दुनिया में कोई भी बड़ी जंग नहीं होगी, बल्कि सब चीज कंट्रोल में आ जाएगी। बिल्कुल वैसे ही जैसे अमेरिका के न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के बाद रशिया ने भी खुद को न्यूक्लियर पावर बनाया। न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए यूरेनियम 235 चाहिए होता है, जबकि नेचुरल यूरेनियम ज्यादा तौर पर यूरेनियम 238 होता है। इसलिए यूरेनियम 238 को एनरिच करके यूरेनियम 235 बनाया जाता है। इस पूरी प्रोसेस को यूरेनियम एनरिचमेंट कहते हैं, जो आप न्यूज में बार बार सुनते हैं। तो ईरान अब तक 60% एनरिचमेंट तक पहुंच चुका है, जबकि न्यूक्लियर वेपन के लिए 90% एनरिचमेंट चाहिए होती है। तो इस पूरी कॉन्फ्लिक्ट का असल गेम ही यूरेनियम एनरिचमेंट है। इसलिए इजरायली पीएम नेतन्याहू बार बार यूएन में और हर जगह ये दावा करता है कि ईरान तकरीबन अपना यूरेनियम एनरिचमेंट मुकम्मल कर चुका है, और फिर जब ईरान आगे बढ़ता है तो उसकी न्यूक्लियर प्रोग्राम को किसी न किसी तरह निशाना बनाया जाता है। ईरान के साइंटिस्ट मिस्टीरियसली मार दिए जाते हैं और प्रोग्राम रुक जाता है या और पीछे चला जाता है। ये मसला अब सिर्फ एनरिचमेंट का नहीं है, बल्कि ये पैसे का मसला भी बन चुका है, क्योंकि अमेरिका ने ईरान के ऊपर बहुत सारी सैंक्शंस लगाई है और न्यूक्लियर प्रोग्राम को बनाने के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए। अमेरिका ने सिर्फ 1996 तक $73 बिलियन वेपन्स बनाने पर और $6.1 ट्रिलियन डिप्लॉयमेंट पर खर्च किए। इसके अलावा इसराइल और सऊदी भी ईरान के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, और ये दोनों नहीं चाहते कि ईरान स्ट्रांग हो जाए, क्योंकि ईरान और सऊदी अरेबिया किसी जमाने में बहुत स्ट्रॉन्ग एलाइज थे। लेकिन 1979 की इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद इन दोनों के दरमियान बहुत स्ट्रॉन्ग दुश्मनी पैदा हो गई। ईरान मिडिल ईस्ट का सबसे पुराना मुल्क है, एरिया 1.64 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर और पॉपुलेशन 8.79 करोड़ है, जबकि सऊदी अरेबिया सिर्फ 1932 में बना, एरिया 2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर और पॉपुलेशन सिर्फ 3.6 करोड़ है। ईरान मानता है कि इस्लामिक लीडरशिप सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है, क्योंकि ईरान ने अपने कंट्री के अंदर प्योर इस्लामिक लॉ को डिक्लेयर किया है और वहाँ अवाम पर बहुत स्ट्रिक्ट लाइबिलिटीज डाली गई है। लेकिन सऊदी ईरान के अगेंस्ट ये क्लेम करता है कि इस्लामिक लीडरशिप मेरे हाथ में है, और सऊदी ये इसलिए मानता है कि इस्लाम की सारी होली सिटीज और होली प्लेसेस सऊदी में है।
लेकिन ईरान सऊदी के अगेंस्ट ये दावा करता है कि सऊदी तो अमेरिका की गोद में बैठा है, क्योंकि अमेरिका की बेसिस, अमेरिका की इन्वेस्टमेंट सब कुछ सऊदी के अंदर है और ईरान खुद को एक इस्लामिक लीडर प्रोजेक्ट करता है। इस वजह से मिडिल ईस्ट के हर एक कॉन्फ्लिक्ट में सऊदी और ईरान एक दूसरे के अगेंस्ट खड़े होते हैं। जैसे मिडिल ईस्ट की कंट्री बहरीन में एक दूसरे के खिलाफ खड़े हैं, इसी तरह लेबनान में हिजबुल्लाह जो एक शिया पार्टी है, ईरान सऊदी के अगेंस्ट उसको सपोर्ट करता है। और यमन में भी शिया बैक्ड हूती बागियों को ईरान सपोर्ट करता है, जबकि सऊदी यमन गवर्नमेंट को सपोर्ट करता है। हर जगह यही पैटर्न है, ईरान शिया ग्रुप्स को सपोर्ट करता है और सऊदी सुन्नी गवर्नमेंट्स को। इन दोनों के दरमियान 2016 में ये कॉन्फ्लिक्ट और भी बढ़ गई थी, जब सऊदी ने एक शिया क्लेरिक निमर अल निमर को सऊदी के खिलाफ तहरीकों में बगावत पर फांसी दिया था। इन तहरीकों में सऊदी कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता था और सऊदी ने ईरान पर इंटरफेरेंस का इल्जाम लगाया। तब से ईरान ने अपनी स्ट्रेटजी पूरी बदल दी, क्योंकि पहले ईरान शिया नैरेटिव रखता था, अब शिया और सुन्नी दोनों को एड्रेस करता है, क्योंकि बिना यूनिटी की कोई भी लीडरशिप हासिल नहीं कर सकता। इसलिए ईरान टाइम टू टाइम अपनी स्ट्रेटजीज और पॉलिसीज डोमिनेंट होने के लिए चेंज करते हैं। फलस्तीन में भी ईरान सुन्नी ग्रुप हमास को इसराइल के खिलाफ सपोर्ट करता है, चाहे इन दोनों की आइडियोलॉजीज अलग हो, लेकिन इसराइल हमास के खिलाफ है और यहाँ से ईरान के सारे इंटरेस्ट पूरे होते हैं। अब अगर आप गौर करें तो फलस्तीन का इशू पूरी मुस्लिम दुनिया का इशू है और ईरान अगर इसके ऊपर स्ट्रॉन्ग स्टांस लेता है तो ईरान की मुस्लिम वर्ल्ड में क्रेडिबिलिटी और भी बढ़ जाएगी, जो ईरान के रेपुटेशन को और भी आगे ले जा सकता है। क्योंकि आज ईरान डायरेक्ट वॉर तो नहीं कर सकता, ना इसराइल के साथ ना अमेरिका के साथ, इसलिए ईरान प्रॉक्सी वॉर चलाता है हिजबुल्लाह, हूतीज, हमास, इन सब ग्रुप्स के पीछे एलाई बनके। ईरान ने ये नेटवर्क 1979 के बाद इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के जरिए शुरू किया था, जिनकी ये प्रॉक्सीज अमेरिका और इसराइल के लिए कांस्टेंट हेडेक बन चुकी है, जबकि ईरान इस सब को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट समझकर सपोर्ट करता है। आज ईरान की इकोनॉमी अगर हम देखें तो वो कमजोर है, उनके ऊपर सैंक्शंस है, लेकिन ईरान फ्यूचर में पावर और लीडरशिप के लिए बहुत तेजी से बढ़ रहा है, जिसकी वजह से ईरान आजकल की सुपर पावर अमेरिका का बहुत बड़ा राइवल है। सब्सक्राइब टू चैनल।